चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और एक एक करके सारी एल्गोरिदम्स देखेंगे। डेफिनेटली सारी जितनी भी आपकी गेट की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है वो सारी एल्गोरिदम्स हम कर एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, बबल सॉर्ट तो स्टार्ट करें कि ना करें? रेडी हो? चलो बताओ जल्दी से, रेडी हो तो फिर हम स्टार्ट करें। बबल सॉर्ट पढ़ना शुरू करेंगे, बट आपका रेडी होना जरूरी है। ये क्वेश्चन ना, ये मैं छोड़ूंगा नहीं कभी भी। किसी भी लेक्चर को आऊंगा लेने के लिए या सेशन को लेने आऊंगा, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगा। क्योंकि ऑनलाइन में जब तक आपका अटेंशन मेरे पे नहीं रहेगा पहली बार, तब तक फिर आपका मजा नहीं आएगा पढ़ने में। एक बार अगर अटेंशन बन गया, उसके बाद आपको खुद को ही मजा आने लगेगा पढ़ने में। इतना इंटरेस्ट आता है पढ़ने में कि उसकी फिर कंटिन्यूटी ऑटोमेटिकली बन जाती है। चलो अगर रेडी हैं तो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले सॉर्टिंग होती क्या है ये देखते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है एक एलिमेंट की लिस्ट दे रखी है। हम अभी सबसे पहले जो एग्जाम्पल लेंगे वो सारे एग्जाम्पल्स हम एरे में लेंगे, है ना। सॉर्टिंग का मतलब है हमारे पास एक एलिमेंट्स की लिस्ट दे रखी है, एरे दे रखा है समझ लो, और उसे हमें अरेंज करना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। दैट इज सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग मतलब अरेंजिंग द एलिमेंट्स ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें मोर स्पेसिफिकली डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, ये हमारा केस बनेगा। अब अगर सॉर्ट करना है तो अलग अलग तरीके आते हैं। अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि मैंने नाम बताया आप लोग को सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का। पहला अभी क्या बताया मैंने आपको, बबल सॉर्ट, जो आज हम देखने वाले हैं। इसका नाम बबल सॉर्ट क्यों है ये भी हम देखेंगे। फिर है एक सिलेक्शन सॉर्ट, है ना। फिर है हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट, उसके बाद है हमारे पास हीप सॉर्ट, फिर है हमारे पास क्विक सॉर्ट, फिर है हमारे पास मर्ज सॉर्ट। ये बेसिकली सॉर्टिंग की वो एल्गोरिदम्स हैं जो कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं। कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम का मतलब है कि आपको यहां पे एलिमेंट्स को कंपेयर कर करके क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है। ये एक एक करके हम सारी एल्गोरिदम्स देखेंगे, है ना। अब सबसे पॉपुलर जो क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि सबसे बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स कौन सी है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या आएगा। अगर आपके पास ये 6 ऑप्शन हैं, लेट्स से इन 6 ऑप्शन में से अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सबसे बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होनी चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसका आंसर आप क्या देंगे। ठीक है, ये जो भी हमारे पास 6 एल्गोरिदम हैं, इन सब में से सबसे बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम कौन सी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में। इनफैक्ट आईआईटी के एडमिशन के इंटरव्यू के लिए भी वन ऑफ द स्टूडेंट गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स में से जितने भी स्टूडेंटों ने हमारे अभी एमटेक जो टॉपर्स है ना गेट 22 के, उनमें से टॉपर्स में से एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, इसको हम देखेंगे सबसे लास्ट में जब ये सारी एल्गोरिदम पढ़ लेंगे, क्योंकि इसका एक आंसर नहीं है कि ये वाली एल्गोरिदम बेस्ट है या एल्गोरिदम बेस्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा आप ये बताओ कि कौन सी कार बेस्ट है, तो आप क्या बोलोगे। अब ये कौन सी कार बेस्ट है सर, ये तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा ना, कि आपको अब बजट कितना है एक चीज पे, दूसरा आपको किस टाइप की कार चाहिए, हैचबैक चाहिए या फिर सेडान चाहिए या एसयूवी चाहिए, 7 सीटर चाहिए एसयूवी में या 4-5 सीटर से काम चल जाएगा, 2 सीटर स्पोर्ट्स कार चाहिए। इस पे डिपेंड करेगा। कार में डीजल कार चाहिए या पेट्रोल कार चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, है ना। इसके अलावा आपसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स पूछे जाएंगे। आपको सेफ्टी का मेजर कितना चाहिए, कौन कौन से फीचर चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, कलर कौन सा चाहिए, और उसके बेसिस पे आप एक कार सिलेक्ट करके मुझे दोगे।
यही सेम चीज यहां भी होती है कि इनमें से कोई भी बेस्ट एक एल्गोरिदम नहीं है जो हर मायने में बेस्ट हो। इनमें से हमें सिलेक्ट करना है वो एल्गोरिदम जो हमारी रिक्वायरमेंट को सूट करे। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, ढेर सारी है कि नंबर ऑफ कंपैरिजन किस में कम लगते हैं, नंबर ऑफ स्वैप्स किस में कम लगते हैं, किस में हमारे पास रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, किस में हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा कम है। इसके बेसिस पे बहुत सारी एनालिसिस हम करेंगे, बट वो करेंगे ये सारी एल्गोरिदम जानने के बाद, ताकि आप लोग ना पार्टिसिपेट कर पाए डिस्कशन में कि हाँ हाँ सर इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, है ना। चलो, तो मुझे लगता है कि अब आपको एक अच्छा सा गूजबम्स जो है वो आ गए हैं कि हाँ मजा तो आएगा बॉस सब कुछ पढ़ के और फिर एनालिसिस करने में। तो स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट। ये बबल सॉर्ट का नाम बबल सॉर्ट पढ़ा क्यों? ये सॉर्टिंग की एक टेक्निक है। ये क्या करती है, जिस तरीके से आपके जो सोप के बबल होते हैं ना, सोप के बबल, उसके बेसिस पे काम करती है। मुझे लगता है आपने ये वाला जो बबल का सोप का ये आता है ना रिंग, कि सोप में आपने रिंग डाला, फूक मारा तो ऐसे बबल्स उड़ते हैं, ये वाला गेम जो है बचपन में खेला होगा। नहीं खेला होगा तो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख के और उनके बबल फोड़ने तो जरूर गए होंगे तुम लोग। हो तो बड़े शैतान, मुझे पता है। अपने से ना बने तो दूसरों के काम बिगाड़ दो। देखा है ना ये? नहीं? अच्छा, इसमें सबसे दूर तक कौन सा बबल जाता है? जो सबसे बड़ा होता है ना वो बहुत दूर तक जाता है। छोटे छोटे बबल बहुत जल्दी फट जाते हैं, फूट जाते हैं, और जो बड़ा बबल होता है ना वो बहुत दूर तक जाता है। बस यही कंसेप्ट किसी साइंटिस्ट के दिमाग में आया और उन्होंने ये एल्गोरिदम निकाल दी। इस एल्गोरिदम में उन्होंने क्या किया कि हमें क्या करना है, जितने भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं, A1 A2 A3 A4 अप टू AN, हमें क्या करना है, इन सब में से सबसे बड़ा वाला एलिमेंट को सेटल करना है सबसे लास्ट वाली पोजीशन पे। यहां पे सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे दूर तक जाएगा, सबसे आखिरी में लेके जाओ सबसे बड़े को। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कराते 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 सबसे बड़े एलिमेंट को सबसे लास्ट पोजीशन पे सेटल करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, सॉर्टिंग में एक पोजीशन हमारी फिक्स हो जाएगी कि भैया सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट एलिमेंट हमारा सबसे लास्ट लोकेशन पे फिक्स हो गया है। अब यही सेम चीज हमको n-1 एलिमेंट के लिए करनी है कि उनमें से जो सबसे लास्ट एलिमेंट या सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको खसकाते खसकाते, मतलब शिफ्ट करते 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 यहां नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाना है। यह है बेसिक आइडिया ऑफ बबल सॉर्ट। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इटरेशन जो आप लगाओगे उस फर्स्ट इटरेशन में सबसे बड़ा एलिमेंट को सबसे लास्ट लोकेशन पे सेटल करना है। तो हम यहां लिखते हैं लार्जेस्ट एलिमेंट विल बी सेटल्ड ऑन लास्ट लोकेशन। फिर सेकेंड इटरेशन पे गए हम, अब आप पूछोगे सर ऐसा कैसे होगा, मैं बताएगा। अभी खाली ना एक स्टेप, पहला कदम सीख रहे हैं, कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, इसका एल्गोरिदम भी लिखेंगे, है ना। सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, सेकेंड इटरेशन में क्या होगा कि ये जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनमें से थर्ड लार्जेस्ट को यहां शिफ्ट करेंगे, फिर बचे हुए एलिमेंट हैं उनमें से फोर्थ लार्जेस्ट को यहां, इस तरीके से करते 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 हमारे सारे एलिमेंट उसके सॉर्टेड पोजीशन के हिसाब से सेटल हो जाएंगे। ये है हमारा एक बेसिक आइडिया ऑफ द बबल सॉर्ट। आई होप यू गाइज आर एबल टू कनेक्ट। अगर कर पा रहे हो तो इंटरेक्ट करते रहो, यस नो, आगे की जो मैं पूछ रहा हूं वो बातें समझते रहो। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि करेंगे कैसे, कंपैरिजंस कैसे होंगे, मैक्सिमम को सबसे लास्ट में लेके कैसे जाएंगे, मैक्सिमम को सबसे लास्ट में लेके कैसे जाएंगे। देखो मुझे ना कहीं वो एक कैरम का गेम याद आ रहा है। कैरम देखा है आपने, कैरम खेलते हुए? ये एक ऐसा एक स्ट्राइकर होता है, उसको तेजी से मारते हैं तो कैरम में बहुत सारी जो भी छोटी छोटी, क्या बोलते हो आप उसको, गोटी बोलते हो, जो भी बोलते हो, होती है ना, वो सारी वाइट और ब्लैक जो पल्सेस होती हैं वो सब यहाँ वहाँ बिखर जाती है। तो जितनी जोर से मारोगे उतना जोर से दूर दूर तक वो फैल जाती है ना। बस वही करना है, एक बार मारो, धीरे धीरे करके सब सेटल हो जाएंगी। सबसे बड़ी वाली सबसे पीछे चली जाएगी, सबसे भारी जो है वो सबसे लास्ट में सेटल हो जाएगी। ऐसा ही कुछ करना है, मैं बताता हूं एग्जाम्पल। तो फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट इटरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट इटरेशन में हमें एक्चुअली क्या करना है, हर एक इटरेशन में दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। तो यहां हमने दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया। तो फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट हुआ हमारा विद एलिमेंट्स 3, 5, 2, 4, 1। सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर किया। इन दोनों को कंपेयर करने में मैंने देखा कि क्या ये पहला वाला एलिमेंट नेक्स्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है। अगर बड़ा है तो ये पीछे की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बड़े एलिमेंट को सबसे लास्ट की तरफ लेके जाना है, ये हमारा टारगेट है। क्या 3 5 से ग्रेटर है? नहीं है, तो हम इस 3 को पीछे नहीं ले जाएंगे। पीछे ले जाने का मतलब है कि 3 को इधर ले जाना, 5 को इधर लाना। इन दोनों में से जो बड़ा एलिमेंट है वो पीछे की तरफ, लास्ट की तरफ जाएगा मतलब सिंपल सी बात है, इन दोनों को स्वैप कराना था, पर अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 5 से छोटा है, वो सीक्वेंस में पहले ही आना चाहिए। फिर हमने क्या किया, इटरेशन में ही अगला कंपैरिजन कराया। अगला कंपैरिजन कराया इन दोनों का। क्या 5 जो है वो 2 से बड़ा है? यस, ग्रेटर है। इसका मतलब 5 को पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। पीछे की तरफ ले जाने के लिए क्या करेंगे, ये वाला काम कर दो, मतलब 2 आगे चले गया, 5 पीछे आ गया। कंपैरिजन के बाद में हमने स्वैप करा दिया, 2 आगे 5 पीछे। तो स्वैपिंग कब कराई, जब स्टार्टिंग वाला एलिमेंट जो है उसके नेक्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट से बड़ा हो, तो स्वैप करा के बड़े एलिमेंट को पीछे लेके आओ और छोटे एलिमेंट को आगे ले आओ। है ना, समझ में आई बात? ठीक है, अभी क्या किया मैंने, इन दोनों को एलिमेंट को कंपेयर करो। पहले फर्स्ट को सेकंड से, फिर सेकंड को थर्ड से, अब थर्ड को फोर्थ से कंपेयर कराओ। अभी अगर थर्ड को फोर्थ से कंपेयर कराया, क्या 5 ग्रेटर है 4 से? यस, तो 5 को और पीछे खिसकाना पड़ेगा। चलो बेटा चलते जाओ, तुम चलते जाओ। ठीक है, ये पहुंचा 5, 5 और 4 स्वैप हो जाएंगे, 5 इज हियर। ठीक है, अब फिर फोर्थ एलिमेंट को फिफ्थ एलिमेंट से कंपेयर कराओ। क्या 5 ग्रेटर है 1 से? यस, और आगे बढ़ाओ, चलते जाओ। तो फिर स्वैपिंग होगी, 1 आगे आ जाएगा, 5 पीछे आ जाएगा। आप देख सकते हो 5 सेटल हो गया है एक पूरी इटरेशन के एंड में। इस इटरेशन में भी हमें एक इंटरनल और इटरेशंस लगानी पड़ी। इंटरनल इटरेशन, ये पहला इटरेशन था हमारे अपर लेवल का। अंदर लेवल पे हमने और भी इटरेशन या और लूप लगाया। लूप क्या चल रहा था, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फिफ्थ से कंपेयर करने का है ना। एक बड़ा अच्छा जोक याद आ रहा है मेरे को, जब मैं बचपन में था, जब दोस्त लोग बोलते थे कि भगवान करे तुम इतना आगे जाओ, इतना आगे जाओ, इतना आगे जाओ कि हर कोई बोले चलो चलो आगे जाओ। राइट, तो हमने क्या किया, पहला इटरेशन लगाया। पहले इटरेशन में फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को थर्ड, थर्ड को फोर्थ, फोर्थ को फिफ्थ, इस तरीके से कंपेयर करते 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 अगर पहला वाला आगे वाला एलिमेंट बड़ा है तो उसको पीछे वाले एलिमेंट से स्वैप कराते जाओ, और ऐसा करते करते हम लास्ट में पहुंचे। सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे लास्ट में हमारा सॉर्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग सेटल हो गया। अब क्या करना है, अब यही काम मुझे रिमेनिंग n-1 एलिमेंट्स पे करना है। इसको छोड़ सकते हो, ऑफ कोर्स, ये तो सेटल हो गया मामला इसका, तो ये तो निपट गया बॉस, इसका काम खत्म हो गया। अब हमें बचे हुए n एलिमेंट्स, n-1 एलिमेंट्स के लिए सेम टू सेम करना है। सेम टू सेम करना है तो अब हम गए सेकेंड इटरेशन की तरफ। सेकेंड इटरेशन में हमारे पास इनपुट क्या गया, सेकेंड इटरेशन में हमारे पास इनपुट था 3, 2, 4, 1 और 5। अब इस 5 को ना मैंने सर्कल कर दिया है। इसका मतलब ये 5 जो है अब मेरी कंप्यूटेशन में काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 को हमें कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेटल हो गया ना, तो इसको कंपेयर करने से क्या मतलब, ये तो अब यहीं रहेगा, यहां से नहीं हिल सकता, हिलाने का भी नहीं है मेरे को, इसको तो यहीं रखना था मुझे, इसीलिए तो लेके आया घुमाते घुमाते घुमाते। अब क्या करेंगे, वापस से सेम चीज करेंगे। कंपेयर करो दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को शुरुआत से। 3 और 2 अगर कंपेयर होंगे, अगर 3 पहला वाला एलिमेंट दूसरे से ग्रेटर है तो इनको स्वैप कराओ, बड़े एलिमेंट को पीछे लेके जाओ। तो क्या होगा, स्वैपिंग होगी, यस होगी ऑफ कोर्स। 2 यहां पे, 3 यहां पे, 4 यहां पे, 1 यहां पे, 5 यहां पे। आ गया, यस आ गया। अब क्या करें, अब फिर से सेकेंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से कंपेयर कराओ। क्या 3 ग्रेटर है 4 से? नको रे बाबा। तो अगर नहीं है तो 3 को पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है, स्वैपिंग मत कराओ। फिर और आगे बढ़ो, अगली तरफ जाओ, इस 5 को गोल चक्कर लगा दिया जाए।
4 को 1 से कंपेयर कराया, क्या 4 ग्रेटर है 1 से? तो अगर ग्रेटर है तो इसको पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा। हाँ, क्या करो, 1 और 4 को स्वैप करा दो। स्वैप कराएंगे तो ये 1 आगे आ जाएगा, 4 पीछे चलेगा। अब 4 को 5 से कंपेयर कराने का मतलब है क्या? नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं हमारा इटरेशन जो है यहीं तक खत्म हो गया? यहीं तक खत्म हो गया। फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर कराया, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, बस। फोर्थ को फिफ्थ से कंपेयर कराने का मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिफ्थ ऑलरेडी बड़ा एलिमेंट है जो सबसे लास्ट में ऑलरेडी पहुंच चुका है, और ये यहां पे सेटल हो गया। सेकेंड इटरेशन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट पहुंच गया। ठीक है, कहां पे? इसकी सॉर्टेड पोजीशन पे। ओके, अब हमारा थर्ड इटरेशन चालू होगा। चलो, थर्ड इटरेशन को अगले पेज पे ले लेता हूं मैं। यहां पे मैं नहीं तो स्क्रीन के बाहर चले जाऊंगा तुम्हारी। कौन पूछ रहा है? कोड बेटा, कोड कराएंगे, इसका एनालिसिस भी करेंगे, एक एक चीज पे, एक एक फैक्टर पे इसकी एनालिसिस होगी। रुको तो सही। चलो, थर्ड इटरेशन में हमारे पास इनपुट क्या जाएगा? इनपुट आएगा 2 3 1 4 5। 2 3 1 4 5। ये क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं इतना टायर्ड था कि अगर मुझे और कोई 2 मिनट बेड पे बिठा देता ना तो मैं सो जाता। बट जैसे ही मैं यहां आया, मैंने आपको देखा, यार बच्चे पढ़ाई करने के लिए वेट कर रहे हैं, लेट्स गो। अब मैं और आप दोनों मिलकर और एंजॉय कर रहे हैं, देखो, है ना। चलो, ये दो सेटल हो चुके थे। अब वापस से आते हैं, 2 और 3 को कंपेयर करते हैं शुरुआत से। अब देखेंगे 2 ग्रेटर देन है 3 से, नहीं, तो स्वैपिंग नहीं होगी, एज इट इज। आगे बढ़ जाओ भैया। 2 3 1 4 एंड 5। फिर से चेक करो, 3 को 1 से कंपेयर करो, क्या 3 ग्रेटर देन है 1 से? तो क्या करेंगे? ये और ये स्वैप करा दो इन दोनों को, है ना। तो ये आ जाएगा 1 आगे 3 पीछे, स्वैपिंग हो गई। आप देख सकते हो ये इटरेशन खत्म, क्योंकि अब 3 को आगे बचे हुए एलिमेंट से कंपेयर कराने का मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप 3 को 4 से कंपेयर कराओगे और उसके बाद 4 को 5 से, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल्ड एलिमेंट्स हैं। तो 3 इटरेशन के बाद 3 बिगेस्ट एलिमेंट्स आर सेटल्ड ऑन द 3 लास्ट पोजीशंस। 3 लास्ट पोजीशन जो हैं वो, उन पे 3 बड़े, सबसे बड़े एलिमेंट सेटल हो चुके हैं। अभी हमें फोर्थ इटरेशन की तरफ जाना चाहिए। फोर्थ इटरेशन में हमें क्या मिलेगा? फोर्थ इटरेशन में हमें मिलेगा इनपुट में 2 1 3 4 5 3 4 एंड 5। 3 4 5 ऑलरेडी अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे सेटल है। इन दोनों को अब आप कंपेयर करो। 2 ग्रेटर देन है 1 से, यस, तो स्वैप करेंगे, यस। अभी 2 के आगे तो हम जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि 3 4 और 5 ऑलरेडी सेटल्ड हैं, मतलब 2 भी अपने सॉर्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग सेटल हो गया। है ना, ठीक है। अभी अगर आपने 4 इटरेशन लगाई, 5 एलिमेंट थे टोटल, 5 एलिमेंट्स थे टोटल, 5 एलिमेंट पे आपने 4 इटरेशन लगाई, तो 4 इटरेशन में 4 बड़े एलिमेंट अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे चले गए। इसका मतलब यह समझूं कि हमारा जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो सबसे पहली पोजीशन पे एनीवे आ जाएगा, आपको 5th इटरेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अल्टीमेटली क्या किया, पहले इटरेशन में मैंने सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को सबसे लास्ट लोकेशन पे सेटल कर दिया, ये रहा। फिर सेकेंड इटरेशन पे सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब अब 2 इटरेशन के बाद 2 एलिमेंट सॉर्ट पोजीशन पे पहुंच गए। 3 इटरेशन के बाद 3, 4 के बाद 4। अगर ऐसे मैंने 4 इटरेशन लगाए 5 एलिमेंट के लिए, तो 4 एलिमेंट सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच गए। अगर 4 एलिमेंट सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच गए, तो अब मुझे सिर्फ एक एलिमेंट बचा है ये, जिसको सॉर्टेड पोजीशन पे लेके जाना है। बट अगर आपने 4 को ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया है, तो ये 5वां ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। एक एलिमेंट अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे ही रहेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, ये बात बताओ।
एग्री करते हो कि नहीं करते हो ये बताओ, यस और नो। अगर आप लोग एग्री करते हो यस और नो तो मुझे बताओ। मैंने कहा कि अगर 5 एलिमेंट में से 4 एलिमेंट को उनकी सॉर्टेड पोजीशन पे रख दिया तो पांचवा ऑटोमेटिकली अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे ही रहेगा, क्योंकि उसके पास और कोई जगह ही नहीं है रखे रहने को या स्टोर्ड रहने को। तो आपको कितनी इटरेशन लगेंगी 5 एलिमेंट के लिए, ताकि पूरा आपका ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी दे रखे हैं वो सारे सॉर्ट हो जाएं। 5 एलिमेंट के लिए 4 इटरेशन, 5 एलिमेंट के लिए 4 इटरेशन, 5 एलिमेंट्स के लिए 4 इटरेशन लगेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास इफ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन गिवन एरे, तो आपको कितनी इटरेशंस लगेंगी कि आपका पूरा एरे जो है वो सॉर्ट हो जाए। n-1 इटरेशंस। ये जो मैंने लिखा आप इससे एग्री करते हैं? एरे को पूरा सॉर्ट करने के लिए n-1 इटरेशंस लगेंगी, है ना। अभी देखो बबल सॉर्ट में मैंने कहा था कि डिफॉल्ट वाली जो सॉर्टिंग है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर की। इसलिए हम सबसे बड़े एलिमेंट को सबसे लास्ट में लेके जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट बड़े एलिमेंट को सेकंड लास्ट पोजीशन पे, नेक्स्ट बड़े एलिमेंट को थर्ड लास्ट पोजीशन पे, इस तरीके से रख रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा डिमांडेड है कि भैया आप एल्गोरिदम लिखो या इसको सॉल्व करो फॉर सॉर्टिंग द एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप स्वैपिंग का ऑर्डर चेंज कर दो कि आगे वाला एलिमेंट अगर छोटा है तो सबसे छोटे एलिमेंट को सबसे लास्ट पोजीशन पे लेके जाओ, सेकंड छोटे एलिमेंट या सेकंड मिनिमम को सेकंड पोजीशन, लास्ट से सेकंड पोजीशन पे लेके जाओ एंड सो ऑन। बस स्वैपिंग का जो कंडीशन है वो बदल जाएगा, छोटा एलिमेंट पीछे जाते जाएगा और बड़ा एलिमेंट है तो वहीं रह जाएगा। रिवर्स ही तो करना है। और तुम इस चीज में कंफ्यूज भी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि यार तुम बचपन से ये रिवर्स वाली कंडीशन तो समझते आ रहे हो, मैक्सिमम मिनिमम बचपन, अरे मतलब प्रोग्रामिंग का बचपन यार, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से पढ़ रहे हो कि नहीं। तो अगर हमें ऐसा बोला गया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तो उल्टा कर देंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं ना इजीली, कि नहीं होगा, कर सकते हैं ना। चलो अब एक काम करते हैं, इसकी एल्गोरिदम लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। अब एल्गोरिदम के लिए क्या करना है, देखो ये जो मैंने अभी मेथड बताई है ना, बस इस मेथड को ही एक्सट्रैक्ट करना है और कोड फॉर्मेट में लिखना है। मेथड को एक्सट्रैक्ट करना है, कोड फॉर्मेट में लिखना है, बस। ऐसा सिर खुजाओगे आप, कोई बात नहीं, मैं है ना, मैं देगा तुमको। अभी देखो हमारे पास ना गेट का जो सिलेबस है वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स इन सी लैंग्वेज। तो हम जो मैं अभी आपको एक कोड फॉर्मेट यहां पे लिख के दूंगा वो सी लैंग्वेज में लिख के दूंगा, आप उसको दूसरी लैंग्वेज में आराम से कन्वर्ट करवा लीजिएगा, है ना। चलो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो बबल सॉर्ट है उसकी एल्गोरिदम के लिए सबसे पहले तो मैं शेप पे जाता हूं और इसको थोड़ा सा अप्रोप्रिएट कर देता हूं। Shapes, this one I need. चलो आपके पास गिवन एरे है, इस एरे में n एलिमेंट्स हैं, इंडेक्सिंग है 0 से लेके n-1। अब ये कोई ऐसा अजूबा तो नहीं लिखा होगा मैंने जो तुमको नहीं समझ में आएगा कि है अजूबा है क्या? अरे ई तो तुमको पता होना चाहिए। एरे में टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, है ना, और इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग है 0 से लेके n-1 तक की। अच्छा अब सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर कोड लिखेंगे तो हमारे पास कितनी इटरेशंस लिखाई जाएंगी। हाउ मेनी नंबर ऑफ इटरेशंस आर देयर, हाउ मेनी इटरेशंस आर देयर, नंबर ऑफ इटरेशंस आर n-1, ये लिखा मैंने n-1। अब n-1 इटरेशन को लिखने के लिए या तो आप एरे लिख लो, सॉरी लूप लिख लो, लूप को 0 से लेके n-2 तक चलाओ,
या 1 से लेके n-1 तक चलाओ। हाउ मेनी टाइम्स द लूप शुड रन? n-1 टाइम्स टोटल। अब आपके लूप का जो एलिमेंट है या लूप का जो लूप वेरिएबल है उसको आप 0 से लेके स्टार्ट करो या 1 से लेके स्टार्ट करो, ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी। आपको जो करना है वो करो। आपको एक लूप लिखना है जिसमें वो लूप n-1 टाइम्स चले, बस। आई डोंट केयर। 0 से लेके n-1 इंडेक्सिंग है, n एलिमेंट्स आर देयर इन दी एरे। अब आपको अगर लूप लिखना है तो आप लूप लिखेंगे n टाइम्स। तो चाहो तो आप यहां पे फॉर लूप लिखो, आई इंडेक्स लूप 0 से i n-1 से छोटा हो, i प्लस प्लस हो, ये ऐसा लूप लिख सकते हो। जी हां, आप चाहो तो यहां पे 1 से स्टार्ट करो और यहां पे लेस देन n तक चलाओ। जैसा आपको पसंद है वैसा करने का, बट ये लूप n-1 टाइम्स चलाने का। आप i इक्वल्स टू 2 से लेके तो n तक भी चला सकते हैं, बस n-1 टाइम्स चला दो, जैसा तुमको ठीक लग रहा है। ठीक है, चलो दोनों से देख लेते हैं। अलग अलग जगह पे ना अलग अलग लिखा रहता है, तो दोनों से देखेंगे। 0 से लेके n-2 तक चलेगा ये i प्लस प्लस। दूसरा देख लेते हैं, यहां पे हम अलग, अगर हम 1 से लेके चलाएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा। n तक लेस देन n, मतलब वो लेस देन n लिखा है, मतलब n-1 तक चलेगा। 1 से लेके n-1 या 0 से लेके n-2, लेस देन n-1 लिखा है। जैसा आपको ठीक लगे आप कर लेना, अपना फाइनल कोड याद रख लेना। अभी देखो, अगर हमने पहला इटरेशन लगाया, पहला इटरेशन में हमने एक इंडेक्स को यहां से स्टार्ट किया, j को। ये j इंडेक्स जो है उसके नेक्स्ट एलिमेंट j+1 वाले इंडेक्स से कंपेयर होगा। अगर ये बड़ा है jth इंडेक्स का एलिमेंट तो j+1 से स्वैप हो जाएगा। फिर हमने j को यहां लिया, j को यहां लिया, j++ किया, फिर j को उसके नेक्स्ट से कंपेयर कराया। ठीक है, अगर स्वैपिंग होगी तो हो जाएगी, नहीं तो फिर j++ होके j यहां आया, j ने यहां से नेक्स्ट एलिमेंट j+1 से कंपेयर किया, फिर स्वैप कर दिया, फिर j यहां आया। आखिरी बार j कब तक जाना चाहिए? 0 से स्टार्ट होना चाहिए और लास्ट के लास्ट, सेकेंड लास्ट तक जाना चाहिए, सेकेंड लास्ट तक जाना चाहिए। तो फर्स्ट इटरेशन में यहां पे एल्गोरिदम का मैं लिखता हूं कि मैंने क्या कहा, फॉर फर्स्ट इटरेशन आपका जो सेकेंड j इंडेक्स है वो गया 0 से लेके n-2 तक। कैसे? j यहां था, इसने +1 से कंपेयर किया, फिर j यहां आया, +1 से कंपेयर किया, फिर j यहां आया, +1 से कंपेयर हुआ, j यहां आया, +1 से कंपेयर हुआ, j यहां तक ही गया, यहां तक ही गया, यहां तक ही गया। उसके बाद j यहां नहीं आया कि उसका नेक्स्ट से कंपैरिजन हो, नहीं। तो j ने 0 से स्टार्ट किया और कहां तक चला? n-2 तक। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो जो मैंने अभी तक बोला आपको, कि अंदर का जो लूप है उसमें हमने j को स्टार्ट किया यहां से 0 से, 0 को 1 से कंपेयर किया, फिर 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, बस 3 मतलब 5 - 2, n-2 तक j मेरा चला, है ना। उसके बाद में सबसे लास्ट एलिमेंट सबसे लास्ट पोजीशन पे फिक्स हो गया। ओके, सेकेंड इटरेशन के लिए क्या हुआ? फॉर सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन के लिए आप बता सकते हो कि j कहां से कहां तक गया। j की वैल्यू जो थी हमारी 0 से ही स्टार्ट हुई, ये रहा सेकेंड इटरेशन। 0 से स्टार्ट हुई, 0 से 1, ओके, 1 से 2, ओके, 2 से 3, बस 0 1 2 2 तक ही चला। 2 तक चला मतलब कि n-3 तक चला। फॉर थर्ड इटरेशन, थर्ड इटरेशन कहां तक गया? j की वैल्यू 0 से लेके n-4 तक जाना चाहिए। शुरुआत में n-2 तक, उसके बाद n-3 तक, उसके बाद n-4 तक चले जाए। देखो ये एल्गोरिदम ना मैं रटवाऊंगा नहीं, है ना। मैं एक बात बताता हूं आप लोग को, जब मैं पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए गया था
तो मुझे क्या सिखाया गया था मैं बताता हूं। यही सेम चीज मुझे पहली बार कैसे सिखाई गई थी, ऐसा एग्जाम्पल बताया, फिर डायरेक्टली एल्गोरिदम लिख दी गई और ये है एल्गोरिदम, बेटा रट लेना। ऐसा क्यों किया गया, समझा दिया गया थोड़ा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, यहां तक चलेगा, बट एल्गोरिदम लिखने के पहले ये नहीं समझाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं चाहता हूं कि आप सीखो, मैं क्या चाहता हूं कि आप सीखो। तो जो ये पहली बार जो है n-2, उसके बाद n-3, n-4, अगर फर्स्ट इटरेशन के लिए हम i की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये n-i-1 तक जाएगा। अगर पहली बार इटरेशन नंबर 1 के लिए i की वैल्यू 1 थी तो ये कहां तक, 0 से लेके कहां तक चला, n-1 n-2 तक। ठीक है, सेकेंड इटरेशन के लिए i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये चलेगा n-i-1, ये देखो है ना, n-2 -1 n-3 टोटल। ये अगर i की वैल्यू थर्ड इटरेशन के लिए i की वैल्यू क्या हो जाएगी बॉस, 3 हो जाएगी, तो ये चलेगा n-i-1 तक चलेगा। अगर हम i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें तो ये चलेगा लूप 0 से लेके, अंदर का लूप चलेगा 0 से लेके n-2 मतलब i में से और एक माइनस करो, i में से और एक माइनस करो, तो n-i-1 माइनस करो। देख लो, ये देखो, समझ पा रहे हो आप लोग? समझ पा रहे हो क्या? अगर i की वैल्यू 1 से स्टार्ट की रही तो ऐसा कुछ लूप चलेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, अगर i की वैल्यू 1 का हम ये वाला लूप चलाएंगे तो यहां लिखेंगे एक और अंदर का लूप चलेगा जो कि j इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ और j लेस देन इक्वल टू कब तक, n-i-1, n-i-1 तक चला एंड j प्लस प्लस। ठीक है, अगर ये i की वैल्यू 0 होती, अगर i की वैल्यू 0 होती, i की वैल्यू 0 होती तो 0 से लेके n-0 -2 तक चलता, -2 तक चलता, -1 तक नहीं जाता, -2 तक चलता। मतलब ये वाले केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चेंज करेंगे कि j को स्टार्ट करेंगे 0 से, बट j लेस देन n-i-1 दिखेंगे, -1 तक नहीं जाएंगे, उसके एक छोटा तक। यहां पे लेस देन है, यहां पे लेस देन इक्वल टू है, बस। क्यों? क्योंकि इटरेशन में i की वैल्यू जो है वो हमने क्या किया हुआ है, i की वैल्यू यहां पे 1 से स्टार्ट की है, यहां पे 0 से स्टार्ट की। इट इज टोटली अबाउट नंबर्स, नथिंग एल्स। वैल्यूज, अगर मैथमेटिक्स आपको समझ में आता है, मैथ समझ आता है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज मैंने आपको कही, j प्लस प्लस। अब हर एक i की वैल्यू के लिए हम j के अंदर आएंगे और काम फिनिश करेंगे। क्या करेंगे, हर एक इटरेशन में हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि j जिसको पॉइंट करता है वो उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स से अगर बड़ा है तो स्वैप करो, नहीं है तो अगले इटरेशन पे चले जाओ, बस यही करना है, यही करना है। तो क्या करेंगे, हम कंपैरिजन लिखेंगे। कंपैरिजन में क्या लिखा कि इफ एरे में इंडेक्स j पे जो एलिमेंट है वो बड़ा है a ऑफ j प्लस 1 से, अगर नेक्स्ट इंडेक्स से बड़ा है तो हम स्वैप करा देंगे। अब स्वैपिंग के लिए स्टेटमेंट लिखने का आपको एक्सपीरियंस है, यस कि नो? झूठ मत बोलना यार, यार बचपन से सीखते आ रहे हो यार। यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल डू द स्वैपिंग ऑफ टू एलिमेंट्स। लिख दो, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लो, उसमें पहले a ऑफ j कॉपी करा दो, a ऑफ j कहीं कॉपी हो गया, ठीक है, तो इसको अपडेट करा दो बाय a ऑफ j प्लस 1, और उसके बाद a ऑफ j प्लस 1 में कॉपी करा दो टेम्प। ये हो गई स्वैपिंग, खत्म। बस अगर कंडीशन ट्रू है तो स्वैपिंग करा दो, नहीं तो अगले इटरेशन पे जाओ। ये इफ का एंड, ये फॉर का एंड, ये दूसरे फॉर का एंड। अब यही सेम कोड इधर भी चेप देना, चेप देने का मतलब कॉपी कर देने का, कॉपी कर देने का, कर दो। इफ a ऑफ i, नॉट i, j ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, क्या करो, स्वैप करो, temp is equal to a of j, a of
j is equal to, that's how we used to speak in our schooling, is equal to पता ही नहीं था, is equal to बोलते थे हमारे टीचर्स भी और हम भी, a of j plus 1 is equal to temp एंड फिर से एक बार देख लेते हैं, n-1 इटरेशन लग रहे हैं, इसलिए बाहर वाला लूप नंबर ऑफ इटरेशन के लिए लिखा हमने, चाहे 0 से लेके n-1 चलो लेस देन n-1, या फिर 1 से लेके लेस देन n चलो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अंदर का लूप लिखने की कोशिश की, ठीक है। तो हर बारी j यहां से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, सेकेंड लास्ट, यहां तक सेकेंड लास्ट तक जाएगा, इसलिए हमने यहां पे लिखा, क्या लिखा कि j का लूप चला 0 से n-i-1 तक। जब इटरेशन बढ़ते जाएंगे तो j जो है वो आधी दूरी तक ही चलेगा। आप देख सकते हो शुरुआत में j सेकेंड लास्ट तक चला, यहां तक गया है ना, फिर सेकेंड इटरेशन में j यहां तक ही पहुंचा, उसके बाद इससे कंपेयर किया, फाइन, बट यहां तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड इटरेशन के लिए j यहीं तक गया, n-1 -2 -3 -4 तक ही गया, ठीक है। थर्ड इटरेशन में -4 तक ही गया, जो मैंने यहां पे लिखा है, थर्ड इटरेशन के लिए n-4 तक ही गया। अगर n-4 तक गया तो इसका मतलब है n-1 -i-1 तक, 1 के लिए। अगर i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो n-1 i तक चलेगा, इसलिए मैंने इक्वल टू लगाया। अगर ये 0 से स्टार्ट होता, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती तो यहां पे -1 और करना पड़ता, यहां अगर -1 और करना पड़ता तो मैंने कंडीशन में यहां पे लेसर देन ही लिखा, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा, बस इतना डिफरेंस किया, बस। ये रही आपकी एल्गोरिदम, है ना। अब इसकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के पहले आप सब लोगों को एक छोटी सी चीज बता देता हूं। अच्छा, आप लोगों को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या होती है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि कितने अलग से एल्गोरिदम के स्पेसेस लगे, मतलब कि क्या अलग से और कोई वेरिएबल्स या कोई एक नया डेटा स्ट्रक्चर आपके एल्गोरिदम ने लगाया। एल्गोरिदम ने अलग से, अपार्ट फ्रॉम इनपुट, जो इनपुट में दे रखी है एरे, उसके अलावा क्या एल्गोरिदम ने और कोई भी अलग से स्पेसेस लगाई, वेरिएबल लगाए, या अलग से कोई एरे बनवाया आपने, या लिंक लिस्ट बनाई, या कोई नया डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कराया, तो वो स्पेस होती है। उसे हम बोलते हैं स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी। किसकी? इस एल्गोरिदम की। अच्छा, इस एल्गोरिदम को लिखने में हमने क्या क्या वेरिएबल अलग से लगाए देख लो। एक आई वेरिएबल लगाया जो हमें नहीं पता था, ठीक है। एन तो ऑफकोर्स गिवन था एरे के साथ में। जे लगाया, ठीक है, और टेम्प लगाया। 3 वेरिएबल लगे। यहां पे भी आई, जे और टेम्प, ये 3 वेरिएबल अलग से लगे। बस एन की वैल्यू किसी के लिए भी 3 वेरिएबल ही लगे। यस, एन की वैल्यू चाहे 1 लाख भी होती तो ये 3 वेरिएबल में काम हो जाता। तो अच्छा बताओ कि इस एल्गोरिदम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी? अगर n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो उसके कंपैरिजन में कितने नंबर ऑफ स्पेसेस का मतलब है अलग से आपने कितनी मेमोरी और यूज की अलग अलग वेरिएबल या डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करने के लिए इनपुट के अलावा। तो हमने सर 3 वेरिएबल मतलब कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हम यहां लिखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? कांस्टेंट। थीटा ऑफ 1 लिखो या बीटा ऑफ 1 लिखो, ये याद रख लेना बेटा, है ना। अब बात करते हैं रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस पे है ना, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यहां से देखते हैं। सबसे लास्ट वाले इटरेशन में आपको सिर्फ ये एक कंपैरिजन लगा। एग्री करते हो? सिर्फ एक कंपैरिजन लगा और स्वैपिंग हो गई, बस। मतलब आखिरी वाले, सबसे लास्ट वाले इटरेशन में, फोर्थ वाले इटरेशन में, जो कि n-1 वाला इटरेशन था, सबसे लास्ट वाले इटरेशन में अंदर वाला लूप एक बार ही चलेगा, बस। जे वाला लूप जो है वो सिर्फ एक बार चला। इन दोनों को कंपेयर किया, स्वैप हो गया या नहीं हुआ, जो भी कुछ हुआ, कंपैरिजन के बेसिस पे रिजल्ट सेटल हो गया, मामला खत्म। तो क्या मैं कह सकता हूं सबसे लास्ट वाले इटरेशन पे अंदर का लूप सिर्फ एक बार चला? इसका मतलब है कि एल्गोरिदम में ये वाला जो कोड है वो सिर्फ एक बार ही चलेगा, सबसे लास्ट इटरेशन के लिए, वेरी लास्ट इटरेशन ऑफ आई।
आई की वैल्यू जब n-2 तक सबसे लास्ट में पहुंचेगी तब सिर्फ एक बार चलेगा। अच्छा यहां देखो, थर्ड इटरेशन विच इज द सेकेंड लास्ट इटरेशन, फॉर मी दिस वॉज द लास्ट इटरेशन, दिस इज द सेकेंड लास्ट इटरेशन। सेकेंड लास्ट इटरेशन जो है, इस सेकेंड लास्ट इटरेशन में कितनी बार कंपैरिजन हुआ? एक बार इन दोनों का, उसके बाद एक बार इन दोनों का, दो बारी कंपैरिजन। दो बारी कंपैरिजन मतलब कि ये अंदर वाला लूप जो है दो बार चला। किसके लिए? किसके लिए? सेकेंड लास्ट इटरेशन के लिए। लिख देता हूं, यहां पे लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे दिमाग से ये हो जाएगा आउट। इन लास्ट इटरेशन inner loop runs how many times? One time. In second last iteration, inner loop runs how many times? Two times. Third last iteration, J वाला इनर लूप कितनी बार चलेगा? एक बार इन दोनों का कंपैरिजन, फिर J प्लस प्लस हुआ इन दोनों का कंपैरिजन, J प्लस प्लस हुआ इन दोनों का कंपैरिजन। कितनी बार चला? 3 बार। कितनी बारी? 3 बारी, है ना? तो मैं यहां लिखता हूं कि अगर आप थर्ड लास्ट इटरेशन की बात करते हैं, इनर लूप जो है वो रन होगा कितनी बारी? 3 टाइम्स। अब बात करते हैं n की टर्म्स में। अगर हमारा सबसे पहला इटरेशन हुआ, सबसे पहला इटरेशन, तो सबसे पहले इटरेशन में हमें इनर लूप कितनी बार चलाना है? एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, 4 बारी, 4 टाइम्स। वेरी फर्स्ट, अगर आपके पास n की वैल्यू 500 होती तो फर्स्ट इटरेशन के लिए कितनी बार चलता इनर लूप? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते n-1 टाइम्स चलता। कितनी बारी चलता? n-1 टाइम्स इनर लूप चलता। तो अगर हम इसको कंटिन्यू करें और आपसे कोई पूछे कि इन द वेरी फर्स्ट इटरेशन द इनर लूप रन्स हाउ मेनी टाइम्स, तो आप बोलोगे सर n-1 टाइम्स। थीटा ऑफ 1 कैसे आया? आपने देखा कि एल्गोरिदम ने कितनी स्पेस लगाई, एल्गोरिदम की एक्स्ट्रा मेमोरी कितनी हमने अलोकेट की। एल्गोरिदम में हमने वेरिएबल जो भी डिक्लेयर किए उनकी स्पेस देख ली। इस एल्गोरिदम में अलग से हमने वेरिएबल लगाया i, फिर वेरिएबल लगाया j और एक टेम्प। 3 वेरिएबल अलग से मैंने इस एल्गोरिदम को लिखने के लिए लगाए। इसके अलावा और कोई स्पेस नहीं लगी। एरे की स्पेस तो इनपुट में दे रखी थी, n की वैल्यू भी इनपुट में दे रखी थी। एल्गोरिदम लिखने के लिए मैंने 3 वेरिएबल लगाए। n की वैल्यू अगर 1 लाख भी होती तो 3 वेरिएबल लगते, 50 लाख भी होती, 5 करोड़ भी होती तो 3 ही वेरिएबल लगते। तो n के कंपैरिजन में कितनी स्पेस हमने यहां लगाई? कांस्टेंट स्पेस। इसलिए थीटा ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी उसकी हो जाएगी कांस्टेंट। इसको बोलते हैं कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो अभी एक्चुअली हम रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए करना क्या चाह रहे हैं? रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि हर बारी जब हम ये आउटर लूप n-1 टाइम्स चलाएंगे तो क्या हर बारी ये लूप n टाइम्स चलेगा? नहीं, हर बारी अलग अलग टाइप से चला। इसीलिए हमने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने परफॉर्म किए उसके लिए हमने ये अलग अलग इटरेशन के लिए टोटल इनर लूप का रन टाइम निकाला कि इनर लूप जो है सबसे लास्ट में एक बार ही चलेगा, उसके पहले 2 बार चलेगा, उसके पहले 3 बार चलेगा। सबसे पहली बार जब i की वैल्यू 0 थी, सबसे पहले इटरेशन में n-1 टाइम्स चला। तो इनर लूप टोटल कितनी बार चला? जितनी बार भी इनर लूप चलेगा उतना ही मेरा ये एल्गोरिदम का रन टाइम हो जाएगा। तो इसको टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। पर एनालिसिस के लिए एक ही पेज लेके आया मैं बस। तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं रन टाइम को, तो टोटल रन टाइम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n-1। बताओ, समेशन अप टू 1 to n-1 का समेशन कितना होता है? n-1 into n-1 + 1 विच इज n।
डिवाइडेड बाय 2 विच इज नथिंग बट n स्क्वायर माइनस n बाय 2। अगर इतनी बार आपका लूप चलेगा, मतलब पूरा का पूरा एल्गोरिदम चलेगा, तो यहां से निकल के आएगा रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज n स्क्वायर। वी ऑफ n स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। तो किसी भी केस में n स्क्वायर होगा, n इंटू एन, एन स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय 2, n स्क्वायर आ जाएगा। देखो देखो एक बारी, हमने रन टाइम कैसे कैलकुलेट करना है ये पता होना चाहिए कि किसी भी एल्गोरिदम की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें यह चेक करना है कि वो एल्गोरिदम के जो स्टेटमेंट्स है कितनी बार चलते हैं। टोटल स्टेटमेंट का काउंट कर लो कितनी बार चल रहे हैं, जितनी बार वो चलेंगे स्टेटमेंट्स, वो होगी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसको असिम्प्टोटिकली आप लिख सकते हो, है ना। तो हमने क्या किया, हमने तो ये देखा कि यहां पे आउटर लूप तो n-1 टाइम्स चल रहा है, बट इनर लूप ना हर बारी n-1 टाइम्स या हर बारी n टाइम्स नहीं चल रहा था, क्योंकि हम ना शुरुआत से लेके कहीं आधे रास्ते तक ही इनर लूप को लेके जा रहे थे। आप देखो 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 देखो, यहां से यहां तक लेके गए, शुरुआत में इनर लूप को जे से स्टार्ट यहां से किया, यहां तक लेके गए, बट यहां पे सबसे लास्ट तक नहीं लेके गए ना। जे की वैल्यू 4 नहीं हो पाई, आप देख सकते हो 3 या 4 नहीं हो पाई जे की वैल्यू, आखिरी तक नहीं लेके गए, रास्ते में ही रोक दिया। क्यों? क्योंकि हमारा लास्ट एलिमेंट सेटल हो चुका था, तो हमने आधे रास्ते ही रोक दिया, अब आखिरी तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर हम अगर थर्ड इटरेशन की बात करें तो और पहले ही हमने जे को रोक दिया, यहां से स्टार्ट किया 0 से 1 पे गया, 1 के बाद रोक दिया हमने, उसको आगे लेके नहीं गए। तो इसका मतलब है कि इनर लूप जो है जे वाला, ये इनर लूप हर बारी n-1 टाइम्स नहीं चलेगा, नहीं तो हम लिखते n-1 इंटू n-1 टाइम्स आपकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती। बट हर बारी अगर वो n टाइम्स या n-1 टाइम्स नहीं चल रहा है, इसलिए हमने इंडिविजुअल चेक किया कि जब i की वैल्यू 0 थी, फर्स्ट इटरेशन आया था तो कितनी बार चला, i की वैल्यू 1 थी तो कितनी बार चला, थर्ड इटरेशन में कितनी बार चला, फोर्थ इटरेशन में कितनी बार चला। तो ऐसा करते 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 हमने कैलकुलेट कर लिए ये सारे। अब हमारा एक सिंपल सा केस ये हुआ यहां पे कि हमको ये सारा लूप हर बारी चलाना है, बीच में रोक ही नहीं सकते। क्या ये लूप हर बारी चलेंगे? हाँ। आखिरी तक चलेंगे? जी हाँ। ये कंपैरिजन हर बारी होगा? हाँ। स्वैप होगा ना होगा क्या फर्क पड़ता है, ये कंपैरिजन तो होगा ना। जी हां। अगर हर बारी लूप आपका इतनी बार ही चलेगा, एग्जैक्टली n स्क्वायर माइनस n बाई 2 टाइम्स, तो थीटा ऑफ n स्क्वायर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। किसकी? इस बबल सॉर्ट की। कौन सा केस? सारे केस, कोई दूसरा केस ही नहीं है यहां। क्यों? क्योंकि कैसा भी इनपुट दे दो, ये एल्गोरिदम पूरी पूरी आखिरी तक चल के ही मानेगी, ये एल्गोरिदम आखिरी तक चल के ही मानेगी। क्यों? इसमें ना तो कोई बीच में स्टॉपेज है और ना ही कोई कंडीशन है कि बीच में अगर सॉर्टिंग हो जाए तो रोक दो। ऐसा कुछ है क्या कि अगर एलिमेंट हमारा सेटल हो गया ऑलरेडी तो आगे तक कंपैरिजन करने मत जाओ? नहीं ना। सपोज या पहला इटरेशन मैंने चेक किया, पहला इटरेशन चेक किया, यहां पे 3 को कंपैरिजन किया 5 से, इसके बाद रोक दोगे? नहीं ना, पहले इटरेशन को आखिरी तक तो लेके जाओगे, चाहे स्वैपिंग हो या ना हो। तो इसका मतलब है कि हर बारी लूप चलेगा, आखिरी तक चलेगा। जी हां, इसीलिए थीटा ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी लगी। आप बिग ऑफ n भी लिखोगे, दो भी बराबर ही रहेगा, बट थीटा ऑफ n विल बी द n स्क्वायर विल बी द एप्रोप्रिएट वन, है ना। ठीक है, चलो अब ये सारी एल्गोरिदम को और दो, मतलब अभी तो आज ही एक ही पढ़ी है, बट एल्गोरिदम्स को और दो पैरामीटर पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। दो पैरामीटर, एक पैरामीटर है कि क्या ये ऑन प्लेस सॉर्टिंग है या कहीं और ले जाके सॉर्टिंग करी हुई है। इसका मतलब कि जहां आप बैठे हुए हो पिताजी आपको वहीं पे आके पीटेंगे या कहीं अंदर ले जाके और पीट के लेके आएंगे। ओके, सो ऑन प्लेस सॉर्टिंग का मतलब कि एरे जो है उसी के अंदर ही सॉर्टिंग होगी कि नहीं। कुछ एल्गोरिदम्स ऐसी हैं कि एरे के अंदर सॉर्टिंग नहीं होती, एरे से बाहर ले जाके दूसरी जगह पे सॉर्टिंग करके लेके आता है वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम, उसे फिर ऑन प्लेस सॉर्टिंग नहीं कहते हैं। तो क्या बताओ, ये ऑन प्लेस सॉर्टिंग है? क्या ये ऑन प्लेस सॉर्टिंग है? यस, सॉर्टिंग अंदर ही हो रही है, एरे के अंदर ही। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पे ऑन प्लेस सॉर्टिंग हो रही है। ठीक है, आगे लिख देते हैं, काम करते हैं, बबल सॉर्ट का जहां पे ये लिखा है हमने, है ना।
सो इट इज एक तो ऑन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है और ये स्टेबल भी है। अच्छा, स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब बताता हूं मैं। स्टेबल का मतलब है कि अगर आपके पास में दो एलिमेंट हैं, ऐसे कुछ आपके पास ये तीन एलिमेंट हैं, मतलब डुप्लीकेट आ सकते हैं ना सॉर्टिंग की एल्गोरिदम में। अगर डुप्लीकेट आ गए तो डुप्लीकेट एलिमेंट का रिलेटिव ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा? रिलेटिव ऑर्डर मतलब ये वाला टू पहले है, ये बाद में है, तो ये वाला टू आपके सॉर्टेड लिस्ट में भी पहले ही होना चाहिए। तो आप कंपैरिजन करोगे इससे, टू ग्रेटर है वन से, हाँ ये आ जाएगा ऐसे। ये इससे कंपैरिजन करोगे, टू ग्रेटर है टू से, नहीं है, तो ये वाला टू यहीं सेटल हो जाएगा, इसके पीछे नहीं जाएगा। तो जो स्टेबल एल्गोरिदम या सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, उसका जो कंसेप्ट होता है वो क्या कहता है, आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में अच्छे से। वो कहता है कि अगर आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्टेबल है, इसका मतलब है कि वो रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करती है इक्वल एलिमेंट्स का, इक्वल एलिमेंट्स का रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करती है। तो ये एल्गोरिदम स्टेबल भी है। इट maintains relative order of equal elements ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज जो हम यहां देखेंगे वो है ऑप्टिमाइजेशन, है ना। साई ऑफ कोर्स ऐसा हम क्यों करेंगे, अनस्टेबल क्यों बनाएंगे उसे? स्टेबल, ओके, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? ये जो चीज है ना बहुत, इस पे स्टार मार्क कर देना, क्योंकि ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप बबल सॉर्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो? और आप बोलो कि आज की लेक्चर के बाद हाँ हम कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टेबल सॉरी ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है पहले मैं बता देता हूं। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आपने क्या किया, पहले इसका फर्स्ट इटरेशन चलाया। फर्स्ट इटरेशन अगर आप चलाओगे तो आपको क्या मिलेगी, लिस्ट 2 1 5 4 3, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन चलाया, कंपेयर किया 2 और 1 को, 1 यहां आया, 2 यहां आ गया, क्योंकि 2 ग्रेटर है 1 से तो 2 पीछे जाना चाहिए, ले गए उसको, 5 4 3। फिर हमने इसको कंपेयर किया 2 को 5 से, क्या 2 ग्रेटर है 5 से? नहीं है सर, तो पीछे मत ले जाओ, वहीं रहने दो। फिर 5 को कंपेयर किया 4 से, क्या 5 ग्रेटर है 4 से? यस, पीछे ले जाओ, पीछे लेके जाओ, इसको धक्का मारो। फिर 5 को कंपेयर किया 3 से, आगे बढ़े, ठीक है। 5 कंपेयर किया 3 से, 5 ग्रेटर है 3 से, यस, तो पीछे लेके जाओ, स्वैपिंग करा दो, ये 5 सेटल हो गया, है ना। सेकेंड इटरेशन में गए, सेकेंड इटरेशन में जाने के बाद हमें इनपुट में क्या मिला, हमें इनपुट में मिला 1 2 4 3 और 5 अपनी जगह पे सेटल हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को शुरुआत से। 1 ग्रेटर है 2 से, नको रे बाबा, तो स्वैपिंग ना, नॉट नीडेड। फिर इसको कंपेयर कराओ 2 और 4 को, क्या 2 ग्रेटर है 4 से? नहीं, तो स्वैपिंग मत कराओ, छोड़ दो, आगे बढ़ो। 4 को कंपेयर कराया 3 से, 4 ग्रेटर है 3 से, यस, तो क्या होगा, 4 सेटल हो गया अपने लास्ट पोजीशन पे, हाँ जी। बट आप देख सकते हो कि 2 इटरेशन के बाद ही आपको लिस्ट सॉर्टेड मिल गई। अगर 2 इटरेशन के बाद ही लिस्ट सॉर्टेड मिल गई तो आपको फिर वापस से एल्गोरिदम आगे चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या बोलते हो?
अच्छा एक बात बताओ, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है ना, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और बोला कि आपके पास 10 मिनट है उसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन आपसे 4 मिनट में ही हो गया, तो क्या आप 10 मिनट तक वेट करोगे मेरे तक आंसर लाने का? नहीं, 4 मिनट में ही बोल दोगे सर हो गया खत्म, आंसर हो गया, आ गया आंसर करेक्ट, काम खत्म, करोगे ना ऐसा? तो हमारा ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है कि ऑप्टिमाइजेशन ये कहता है कि अगर सेकेंड इटरेशन में ही आपका आंसर आ गया है, सॉर्ट हो गई है लिस्ट, तो फिर आप आगे सॉर्ट मत करो, आगे की इटरेशन छोड़ दो। कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं ऐसा? जी हां कर सकते हैं, एक आध इटरेशन तो बचा ही सकते हैं डेफिनेटली। पर कैसे सर, हम कैसे पता करेंगे कि सॉर्ट हो गई लिस्ट? क्या हर बार आखिरी तक चेक करे जाएंगे कि सॉर्टेड है कि नहीं आखिरी तक? नहीं, आपको एक चीज बताता हूं मैं, ये देखो, अगर इसके बाद हम थर्ड इटरेशन में जाएंगे तो थर्ड इटरेशन में फिर एक भी स्वैपिंग नहीं होगी। आप देख सकते हो, अगर आप थर्ड इटरेशन में यहां गए, ठीक है, इसको आपने यहां रख दिया, इसको यहां रख दिया, इसको कंपेयर करो, 1 और 2 को स्वैपिंग होगी नहीं, फिर 2 और 3 को कंपेयर करोगे स्वैपिंग होगी नहीं। तो आप क्या करोगे, आप एल्गोरिदम चलाते जाओगे और चेक करोगे कि पिछले वाले पूरे इटरेशन में क्या स्वैपिंग हुई कि नहीं हुई। अगर स्वैपिंग हुई तो अगला वाला इटरेशन हम चालू करेंगे कि हाँ अभी भी हो सकता है सॉर्ट नहीं हुई है लिस्ट। अगर पिछले वाले इटरेशन में, इस थर्ड इटरेशन के बाद में आप बोलोगे कि इस थर्ड इटरेशन में आपकी सॉर्टिंग हो चुकी थी, पूरी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी थी और कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि अब आगे स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं, बाहर निकल जाओ भैया। अब आपको क्या करना है, इटरेशन आगे चलाने की जरूरत नहीं है, आप बाहर निकल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा इटरेशन जरूर लेंगे कि ये चेक करने के लिए कि ये इटरेशन में कोई स्वैपिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें सॉर्ट हो गया, सॉर्ट होने के बाद एक और इटरेशन हमने ली, इस इटरेशन में एक भी स्वैपिंग नहीं हुई, तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि अगर एक भी स्वैपिंग नहीं हुई तो फिर हम आगे एल्गोरिदम नहीं चलाएंगे, आगे एल्गोरिदम नहीं चलाएंगे। अब ये कैसे चेक करेंगे कि एक भी स्वैपिंग हुई या नहीं? एक छोटा सा वेरिएबल ले लो, फ्लैग टाइप का, हर बार इटरेशन में जाने के पहले, यहां इटरेशन में जाने के पहले उसको रीसेट कर दो और जब भी स्वैपिंग हो रही है तो उसको सेट करते जाओ, i=1 या फ्लैग जो भी आपका फ्लैग है उसको 1 सेट कर दो। फिर इटरेशन में जाने के पहले उसको चेक कर लो कि अगर वो इटरेशन में जाने के पहले 1 था तो क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, वो इसका मतलब अगर वो सेट हो चुका है, इसका मतलब हमने लास्ट इटरेशन में स्वैपिंग की है। अगर लास्ट इटरेशन में स्वैपिंग की है तो हम वापस से अगले इटरेशन पे जाएंगे, नहीं तो बाहर निकल जाएंगे। हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम लिखेंगे। आपको ऐसे हवा में तो समझ में आएगा नहीं, है ना, तो लिखना पड़ेगा मुझे लूप, सेम टू सेम। पहले एक फ्लैग वेरिएबल लिया, जिस फ्लैग वेरिएबल को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, 1 से इनिशियलाइज किया कि शुरुआत में तो हमें लगेगी ही लगेगी। फिर हमने लूप लिखा, आई की वैल्यू 0 से i <n-1 a प्लस प्लस, यही था, कहाँ गया भाई, ये लिखा। फिर आए j इक्वल्स टू 0 से लेके n-i-1 तक। पर उस j वाले इटरेशन पे जाने के पहले हम चेक करेंगे कि क्या फ्लैग की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो फ्लैग की वैल्यू अगर 1 ही है तो हम फिर आगे नहीं जाएंगे। बट ये 1 कैसे रहेगा, इसको हम बाद में चेक करेंगे, इसको हम बाद में चेक करेंगे कि फ्लैग 1 बचा कि 0 बचा। पहले इनर वाला लूप चला लेते हैं, ठीक है। ये है जे शुरुआत करा 0 से, जे लेस देन n-i-1 तक चलेगा, जे प्लस प्लस। ये इटरेशन हुआ हमारा, इस इटरेशन में हमने कंपैरिजन कराया, इफ a ऑफ j ग्रेटर है अगर a ऑफ j+1 से, तो क्या करें, स्वैप करा दो। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पे, स्वैप a ऑफ j
ए ऑफ जे प्लस वन। स्वैप फंक्शन मैंने लिख दिया ऐसे ही, है ना। आप समझ लेना कि स्वैप फंक्शन है कोई एक। ये जब इनर वाला इटरेशन बंद होगा, है ना, इस इनर वाले इटरेशन में हम क्या करेंगे, अगर एक बार भी हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई और स्वैपिंग में आए तो हमने इस फ्लैग को वापस से 0 सेट कर दिया। फ्लैग को 0 सेट कर दिया मतलब कि भैया अभी फ्लैग जो है वो रीसेट हो गया। आप उल्टा भी कर सकते हो, 0 से 1 भी कर सकते हो। आप अगर 0 से इनिशियलाइज करोगे इसको तो इसको 1 भी सेट कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। 1 हो गया मतलब स्वैपिंग हुई है, 1 हो गया मतलब स्वैपिंग हुई है। पूरा इनर लूप जो है वो खत्म हो गया। इस इनर लूप के खत्म होने के बाद का कोड मैं यहां लिख देता हूं। इनर लूप के खत्म होने के बाद, इस लूप के खत्म होने के बाद नेक्स्ट इटरेशन चालू होने के पहले मैं चेक करता हूं कि क्या फ्लैग की वैल्यू अभी भी 0 है। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 होगी मतलब ये वाला फ्लैग 1 सेट नहीं हुआ, मतलब एक बार भी हम इस कंडीशन की ट्रू सेटिंग में गए नहीं, मतलब कि स्वैपिंग हुई ही नहीं। पूरा अंदर का इटरेशन जे वाला लूप खत्म हो गया, पूरा इटरेशन खत्म हो गया और स्वैपिंग नहीं हुई। अगर स्वैपिंग नहीं हुई इसका मतलब फ्लैग 1 ही सेट 0 ही रह गया, 1 नहीं हुआ। अगर 0 ही रह गया तो हम यहां पे लिख देंगे ब्रेक कर दो, आउटर वाला लूप, आई वाला लूप ब्रेक कर दो, खत्म हो गया मामला। आपका जो एल्गोरिदम है वो रुक जाना चाहिए, अब आगे वाले इटरेशन पे मत जाओ। और अगर फ्लैग 0 नहीं हुआ और ब्रेक नहीं चला तो इस फ्लैग को आप फिर से क्या सेट करो, 0 सेट कर दो अगली इटरेशन में जाने के पहले। क्यों किया ऐसा 0 सेट, ताकि फिर से हम चेक कर पाए कि क्या अगली वाली इटरेशन में वो फ्लैग 1 सेट हुआ या नहीं। तो फिर से हमने 0 कर दिया ताकि नेक्स्ट इटरेशन में हम जाएं और फिर चेक करें कि ये अगर स्वैपिंग हुई, फ्लैग 1 सेट हो गया तो ही हम आगे वाली स्वैपिंग वापस से करेंगे, आगे वाला इटरेशन वापस चलाएंगे, नहीं तो नहीं। तो फ्लैग 0 सेट कर दिया फिर से, और फिर से अगला इटरेशन चालू किया, फिर चेक किया, जे में गए, जे को पूरी बार चलाया, अगर कंपैरिजन हुआ, स्वैपिंग हुई तो हम फ्लैग को फिर से 1 सेट कर देंगे, बाहर आएंगे, चेक करेंगे पिछली बार स्वैपिंग हुई है, हाँ हुई है, तो फ्लैग 0 नहीं है, फ्लैग नहीं है तो 0 सेट करके वापस से अगली आप किस में चले जाओ, इटरेशन में चले जाओ। तो ऐसे ये ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। ये इंटरव्यू का ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा गया है इंटरव्यूज में, सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन द इंटरव्यूज। हाँ भैया, IIT ISC के इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन कि बबल सॉर्ट को ऑप्टिमाइज करके बताओ, इसका कोड लिख के बताओ। अब ये कोड अगर एक बार आपने देख लिया है, 2-3 बार आपसे बन जाएगा फिर इजीली, है ना। चलो, आप लोगों को अगर प्लस आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें, प्लस हो या आइकॉनिक, जो भी आपको ठीक लगता है वो। ज़्यादा टाइम का सब्सक्रिप्शन लेंगे, ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में ही है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके आ जाइए। पहली बार में अगर कोई भी कोर्स पढ़ोगे तो बेस्ट तरीके